India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरल वीसी नियुक्ति गतिरोध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पैनल को उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने का दिया निर्देश। 2 बलात्कार मामलों की सुनवाई दूसरे न्यायाधीश को सौंपने की मांग वाली प्रज्वल रेवन्ना की याचिका खारिज। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने दिखाई सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मांग के मामले में एम्स को मेडिकल वार्ड सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मांग के मामले में एम्स को मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया आदेश। 13 साल से बेड पर बिना चेतना के पड़ा है। गोवा रेस्टोरेंट आग मामले में मालिकों की जमानत याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के झूठे बयान का आरोप लगाया। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जस्टिस जे.एस. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति को दोनों विश्वविद्यालयों के लिए एक नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया है। केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर गतिरोध चल रहा था। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर नियमित कुलपति नियुक्ति करने की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समिति को निर्देश दिया है कि वह दोनों विश्वविद्यालयों के लिए एक नाम की सिफारिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के मामले में गतिरोध बहुत लंबा चला है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पत्रों की आदान प्रदान में नहीं जाना चाहती है, बल्कि गतिरोध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति को निर्देश दिया है कि वह दोनों विश्वविद्यालयों के लिए एक नाम की सिफारिश करे और इसे सीलबंद लिफाफे में जमा करे। कोर्ट ने कहा कि वह अगले गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से केरल के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के गतिरोध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है। समिति की सिफारिश के बाद कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगी और उम्मीद है कि जल्द ही दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त कर दी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज 2 बलात्कार मामले की सुनवाई दूसरे न्यायाधीश को सौंपने की मांग की थी। रेवन्ना ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सुनवाई कर रहे न्यायाधीश उनके खिलाफ पक्षपाती हो सकते हैं, क्योंकि इसी न्यायाधीशी ने उन्हें पहले एक अन्य बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश ने अपने फैसले में जो टिप्पणियां की थीं वे रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी और कर्नाटक हाई कोर्ट के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए की गई थी। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश की टिप्पणियों को पक्षपात या पूर्वाग्रह का आधार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश पिछले मामले में दोषी ठहराए जाने के तथ्य से प्रभावित नहीं होंगे और वर्तमान मामले में साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करेंगे।
पीठ ने कहा कि न्यायाधीश वर्तमान मामले में निष्पक्ष सुनवाई करेंगे और पिछले मामले में दोषी ठहराए जाने के तथ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे। रेवन्ना के वकील सिद्धार्थ डे ने न्यायाधीश की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि न्यायाधीश ने वकीलों के खिलाफ भी टिप्पणियां की थी। सीजेआई कांत ने कहा कि न्यायाधीश की टिप्पणियां हाईकोर्ट के आदेश से प्रेरित थीं और वकीलों को न्यायाधीशों को बंधक नहीं बनाना चाहिए। अंत में पीठ ने रेवन्ना की याचिका खारिज कर दी है और कहा कि वह हाई कोर्ट के समक्ष माफी मांग सकते हैं। पीठ ने कहा कि वह जिला न्यायपालिका के मनोबल का ध्यान रखना चाहती है और इस तरह का संदेश नहीं देना चाहती कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने गृह जिले लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्तों से इस सीमित दायरे में ढील दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मुख्य ट्रायल में 36 गवाहों के बयान हो चुके हैं, जबकि 85 गवाह अभी बाकी हैं और 10 गवाहों को छूट दी गई है। सुनवाई के दौरान यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल की ओर से बताया गया कि जिस न्यायाधीश के समक्ष यह ट्रायल लंबित है, उनके पास 700 से ज्यादा लंबित मुकदमे भी हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में तय की है। अतिरिक्त अदालतों की आवश्यकता पर अदालत की टिप्पणी कार्यवाही के दौरान चर्चा की ओर की गई कि मौजूदा न्यायिक अधिकारियों पर अत्यधिक कार्यभार है और ट्रायल मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सीजेआई ने कहा कि एक ही ट्रायल जज के लिए इतने सारे मामलों की संभालना असंभव है। उन्होंने एमपी, एमएलए, यूएपीए, एनडीपीएस आदि मामलों के लिए विशेष अदालतों के गठन से संबंधित एक अन्य आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमने केंद्र सरकार को विशेष अदालतें स्थापित करने और अतिरिक्त न्याय अवसंरचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और इसमें केंद्र सरकार सहयोग रही है। आशीष मिश्रा की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने भी बताया कि एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट्स ने भी डॉकेट पूरी तरह भरा हुआ है। अदालत ने दवे की उस प्रार्थना को स्वीकार किया जिसमें मिश्रा को 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लखीमपुर जाने की अनुमति मांगी गई थी। मई 2024 में कोर्ट ने मिश्रा को हर शनिवार शाम लखीमपुर जाने और रविवार शाम तक लखनऊ लौटने की अनुमति दी थी। इस शर्त के साथ ही वे किसी सार्वजनिक सभा या राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और यात्रा केवल पारिवारिक कारणों के लिए होगी। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आशीष मिश्रा के काफिले की गाड़ियों से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था, क्योंकि मिश्रा के पिता अजय कुमार मिश्रा उस समय केंद्रीय मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया था और यूपी पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए इसके बाद मिश्रा को हिरासत में लिया गया। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर के एसपी को इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संदिग्ध मामलों में नागरिकता की जांच करना भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि अगर ईसीआई को लगता है कि चुनावी रोल में ऐसे नाम हैं जिनकी स्थिति संदिग्ध है, तो क्या ईसीआई के पास जांच करने का अधिकार है या नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शाहदान फरासत ने तर्क दिया कि ईसीआई नागरिकता तय करने की भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि कहा है कि यह तय करने का मामला विदेशी ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार बना सकती है। फरासत ने यह भी तर्क दिया कि केवल निवास का प्रमाण और 18 साल से अधिक उम्र का प्रमाण एक योग्य मतदाता होने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकता के लिए भी यह आवश्यक है। जस्टिस बागची ने कहा कि नागरिकता, निवास
और उम्र से स्वतंत्र है। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ईसीआई को जांच करने का अधिकार है, लेकिन यह जांच नागरिकता तय करने के लिए नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि ईसीआई के पास मतदाता सूची से हटाने की शक्ति है, लेकिन इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। वहीं इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। अब एडवोकेट फौजिया शकील ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि यह प्रक्रिया दुर्भावना और शक्ति के मनमाने ढंग से प्रयोग के आधार पर कमजोर है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में 65 लाख हटाए गए लोगों में से आयोग ने यह खुलासा नहीं किया कि कितने मतदाताओं को बहाल किया गया था या हटाने से पहले कौन सी सत्यापन प्रक्रिया थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है। इस पुनर्गठित समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा करेंगे। समिति के सदस्य हैं जिसमें जस्टिस संदीप सचदेवा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजा विजय राघवन, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनूप चिटकारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सूरज गोविंदराज, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। समिति के अध्यक्ष हैं न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को अपनाने, विकसित करने और तैनात करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करना। दूसरा, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जिसमें केस प्रबंधन, शेड्यूलिंग और प्रलेखन शामिल है। तीसरा, मुकदमेबाजों के लिए पहुंच बढ़ाना और कानूनी कार्यवाही को अधिक नोबीगेल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना। चौथा, न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट और जवाबदेह बनाना। समिति के कार्यों में सहायता करने वाले सदस्य हैं जिसमें अनुपम पटरा, ओएसडी रजिस्ट्रार प्रौद्योगिकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सदस्य सचिव और संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। आशीष जे सिरधोंकर, सदस्य प्रणाली ई समिति, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज मृत्यु के एक मामले में आरोपी व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चे के नाम जन्म के बाद होने वाले छूछक समारोह के समय सोने के गहनों की मांग को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति बी नागरता और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि कानूनन दहेज की मांग वही मानी जाएगी जो विवाह के संबंध में की गई हो। बच्चे के जन्म के अवसर पर की गई किसी भी प्रकार की मांग को दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। मामले में आरोपी का विवाह नवंबर 1986 में हुआ था। मई 1988 में दंपति को एक पुत्र हुआ, जिसके उपलक्ष्य में छूछक नामक पारंपरिक समारोह आयोजित किया गया। 24 नवंबर 1988 को मृतका और उसका बच्चा एक कुएं में मृत पाए गए। मृतका के पति ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि छूछक समारोह के समय सोने की अंगूठी और चेन की मांग को लेकर मृतका के साथ उत्पीड़न और प्रार्थना की गई। न्यायालय ने अपने आदेश में आरोपी को धारा 304 बी आईपीसी के तहत सजा को रद्द कर दिया, लेकिन धारा 498 ए आईपीसी के तहत दोष सिद्धि को बरकरार रखा। क्योंकि आरोपी पहले ही 1 वर्ष की सजा से अधिक लगभग 5 महीने अतिरिक्त हिरासत में रह चुका था, इसलिए न्यायालय ने कोई अतिरिक्त सजा देना उचित नहीं समझा। तेरह साल से बेड पर बिना किसी चेतना के हालत में पड़े युवक के लिए इच्छा मृत्यु की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड वार्ड गठित करने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या युवक के परिजनों की तरफ से इच्छा मृत्यु या उसके लिए सपोर्ट सिस्टम को हटाए जाने की मांग पर क्या आदेश जारी किया जाए।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उस आदमी की हालत बहुत खराब है और कुछ तो करना पड़ेगा, उसे इस तरह से जीने नहीं दे सकते। कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने का फैसला लिया और एम्स के डायरेक्टर से कहा कि जांच के लिए एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और रिपोर्ट दाखिल की जाए। हालांकि गाजियाबाद हॉस्पिटल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस युवक में भविष्य में सुधार या परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल लड़का पिछले 13 साल से ट्यूब के सहारे दिए जाने वाले तरल और दवा के सहारे जिंदा है। माँ बाप ने कोर्ट से गुजारिश की है कि अब उन्हें बच्चे के स्वस्थ होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। बच्चे को बेड सोर हो गया है, उसका पीड़ा अब देखी नहीं जाती। ऐसे में 13 साल से बेड पर पड़े बच्चे के माता पिता की ओर से दाखिल याचिका में मांग की है कि उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी जाए कि वे अपने बच्चे को मरने की इजाज़त दें। गाजियाबाद के जिला अस्पताल की एक मेडिकल टीम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 31 साल के व्यक्ति के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 13 सालों से कोमा जैसी हालत में है, इसलिए परिजनों की तरफ से पैसिव यूथेनेशिया की मांग की गई है। हरीश राणा के साथ एक घटना तब घटी जब 13 साल पहले वह चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए गया था। वहां रैगिंग के दौरान उसे छत के नीचे फेंक दिया गया था, जिससे उसका नर्वस सिस्टम पर असर पड़ा और तब से वह कोमा में है। हालांकि हरीश राणा के परिजन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम मुहैया कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। गोवा में स्थित बिर्च बॉय रोमियो लैन रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना के मामले में रेस्टोरेंट के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम की रोहिणी कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुनिश्चित रखा है। कोर्ट 5:30 बजे उस पर अपना फैसला सुनाएगी। गोवा पुलिस के वकील अभिनव मुखर्जी ने कहा कि आरोपी भाइयों ने कहा कि मुझे संचालन के बारे में ज्यादा नहीं पता और मैं काम की वजह से यात्रा कर रहा था और यह यात्रा घटना होने से पहले की थी। लेकिन गोवा पुलिस ने कोर्ट को लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाते हुए बताया कि इनके पास इसे चलाने का लाइसेंस ही नहीं है। गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि मेरा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन FSSAI लाइसेंस के लिए सौरभ लूथरा ने ही अप्लाई किया और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस के लिए भी सौरभ लूथरा ही था, जबकि GST लाइसेंस में पार्टनर्स की डिटेल्स में गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता के नाम है। वहीं पंचायत लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुके हैं और उसे रिवेन्यू भी नहीं किया गया। गोवा पुलिस के वकील ने कहा कि आरोपियों ने आग लगने की घटना के बाद रात करीब 1:15 पर फ्लाइट बुक की। ऐसे जांच से बचने के लिए किया गया। जब पुलिस उनके घर गई तो मां और पत्नी ने कहा हमें नहीं पता कि वह कहां गए हैं। जब उनके नंबर के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि उनके पास नंबर नहीं है। कोर्ट को फ्लाइट की डिटेल्स दिखाते हुए कहा कि गोवा पुलिस में बताया कि लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टी जल रही है, ये लोग फरार हो गए हैं। थाईलैंड की फ्लाइट 7 दिसंबर को सुबह 5 बजे टेक ऑफ हुई। गोवा पुलिस की ओर से कहा गया कि इनके बर्ताव में साबित हुआ कि वो जांच और गिरफ्तारी से बचना चाहते थे और उसके बाद उनके खिलाफ NBW जारी किए गए। इसके अलावा एक LOC जारी किया गया और 9 दिसंबर को एक ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही दोनों फरार हुए हैं। गोवा पुलिस ने कोर्ट से कहा कि इनकी इस स्थिति को देखते हुए ऐसे लोगों को कोर्ट के सामने झूठी कसम उठाते हैं और जानबूझकर कोर्ट और अधिकारियों को गुमराह किया गया है। कोर्ट को उन पर कोई रहम नहीं दिखना आना चाहिए। फिलहाल कोर्ट इन दोनों की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल कोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.